कि जिगर की कौन सी बीमारियां होती हैं, बड़ी वजूहात क्या होती हैं, तरीका इलाज क्या है, जिगर का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है। मुख्तलिफ ऐसे अमाल जो इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनमें मुआवनत करता है और इसको हम तिब्बी हवाले से जिस्म की भट्टी कहते हैं। जिगर के अंदर ये खूबी भी पाई जाती है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से ज़ियाबितस शुगर जिसे कहते हैं हम उसको कंट्रोल करने के लिए और उससे बचाव की तमाम तदाबीर इसमें मौजूद होती हैं। जिगर का एक काम तो ये है कि जिगर के अंदर जब फैट्स पहुंचती हैं जिगर उनको तहलील करके बाइल की शक्ल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सेहत ही ज़िंदगी है प्रोग्राम के जिगर से मुताल्लिक़ा पिछले प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि जिगर के कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, LFT क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है और वो कब करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम जिगर की बीमारियों के मुताल्लिक़ जानेंगे कि जिगर की कौन सी बीमारियां होती हैं, कि उनकी बड़ी वजूहात क्या होती हैं और उनका तरीका इलाज क्या है। क्या हर्बल तरीका इलाज इतना फ़ायदेमंद है कि जिगर की सारी बीमारियों का इलाज उससे हो जाए। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ाज़िल तिब्ब व जराहत, वाइस प्रिंसिपल तिब्बिया इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद, जनाब हकीम अब्दुल लतीफ़ जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिगर का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जिगर जो है ना, ये हमारे जिस्म का एक ऐसा गुद्दा है जो हमारे जिस्म में पसलियों के नीचे दाईं जानब पाया जाता है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऐसे अमाल जो इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनमें मुआवनत करता है और इसको हम तिब्बी हवाले से जिस्म की भट्टी कहते हैं। अच्छा जी। जिससे मुख्तलिफ चीज़ों की इस्लाह भी हो जाती है, नई चीज़ें भी बनती हैं और दूसरा जिस्म के मुख्तलिफ फुज़लात खारिज हो जाते हैं। अच्छा जी। जैसा कि हम ग़िज़ा खाते हैं, जी जी, खाने के बाद वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनी होती है। जब मैदा में पहुंचती है तो मैदा के अंदर उससे कैमूस बनता है और उसमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ा के पार्टिकल्स जो हैं वो अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी। नालियों के ज़रिए से पोर्टल वेन, जिसको हम वरीद बाबुल कब्द कहते हैं, उसके ज़रिए से जिगर में पहुंचते हैं। तो जिगर में इन अज्ज़ा को मज़ीद तब्दीलियों से गुज़रना पड़ता है। अच्छा जी। और जिगर के अंदर सबसे ज़्यादा चर्बी का इस्तेहाला होता है। अच्छा जी। दूसरा ग़िज़ा का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ग़िज़ा हमारी जिस्म की बॉडी के मुताबिक बन जाती है, जिस्म का हिस्सा बन जाती है। हिस्सा बन सके, ताकि जिस्म का हिस्सा बन सके। क्योंकि वो तैयार होने के बाद जब खून के अंदर शामिल हो जाती है, जिसको हम लम्फ में वो अज्ज़ा मिले हुए होते हैं और पूरे जिस्म तक पहुंचकर खलियात में पहुंचकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ग़िज़ा खलियात के अंदर जज़्ब होकर उसका बदल बन जाती है और जिस्म का हिस्सा बन जाती है। दूसरा जिगर जो है ये हमारे अंदर जितनी भी सम्मी असरात पैदा होते हैं, टॉक्सिटी है जो, उसका अजाला करते हैं। यानी इसको सादा अल्फाज में जहरीले मवाद भी कह सकते हैं। जहरीले मवाद को ख़त्म करता है हमारे जिस्म से। ग़िज़ा के अंदर अगर जहरीले मवाद हों तो उनको भी ज़ाया कर देता है। दूसरा, जिस्म के अंदर जो जहरीले मवाद बन जाते हैं उनको भी ज़ाया कर देता है। अच्छा। तीसरे, मुख्तलिफ़ अद्वियात या मुख्तलिफ़ खाने वाली ग़िज़ाओं में जो तब्दीलियाँ आ जाती हैं या वक़्त के एतबार से या बाज़ औक़ात वो इस काबिल नहीं होती कि जिस्म उनसे फ़ायदा हासिल करे, उन तमाम को ये जिगर जो है ना ज़ाया कर देता है, ख़त्म कर देता है। अच्छा। और जिगर में किरदार के हवाले से जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे तिब्बी हवाले से इसमें 4 अज्ज़ा में ये ग़िज़ा को तब्दील करता है। अच्छा। जिसमें एक खून है, दूसरा बलगम है,
तीसरा सफरा है, चौथा सौदा है। अच्छा जी। लेकिन चूँकि इन सब की तहकीक अलहदा अलहदा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसमें ये होता है कि वो खून जो जिगर से बाहर निकलता है उसमें जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक हर किस्म के वो अज्ज़ा पाए जाते हैं जिनको बवक्त ज़रूरत इंसान क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह उससे जिस्म को ग़िज़ा मिल सकती है, ये तमाम चीज़ें उससे हासिल हो जाती हैं। जिगर जिस्म के फुज़लात को ख़ारिज करता है। अच्छा। जैसे प्रोटीन्स का इस्तेहाला जब होता है, या प्रोटीन ये लहमियात गोश्त वाली चीज़ें जो हैं, या जिन ग़िज़ाओं में गोश्त की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, उनको जिस वक्त जिगर उस पर अमल करता है तो फिर यूरिया की शक्ल में वो उनको गुर्दों के ज़रिए से खारिज करता है। बिल्कुल सही। इसी तरह जिगर का एक फ़िल ये भी है कि हमारे जिस्म के अंदर जो खून बह रहा है मुख्तलिफ बारीक नालियों से भी गुज़रता है, मोटी नालियों में से भी गुज़रता है, जिनको हम शरियाने और वरीदे कहते हैं, और आखिर में जाकर ये अरूक मासारिका जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, और ये बाल के मानद बारीक होती हैं, इनमें से खून के खलियात बहुत यानी रवानी से गुज़रते हैं, और उनके गुज़रने के लिए खून का पतला होना ज़रूरी होता है। इसमें के अंदर एक हेपारिन एंजाइम पैदा होता है जिसका मकसद ये होता है कि जिस्म खून को पतला रखता है। अच्छा जी। यानी कुदरती तौर पर ये जिस्म का एक जिगर का फ़ेल है जिसके ज़रिए से जिस्म के अंदर खून जमता नहीं है। अच्छा जी। वरना अंजुमादी खलियात कई जगह टूट कर, वो हवा लगने के बाद अंजुमादी खलियात खून को जमाने वाले जो अज्जा हैं टूटते हैं, लेकिन हेपारिन एक ऐसा जुज़ है जो खून को जिस्म के अंदर जमने से रोकता है। जब इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है या हमारी कोई न कोई ग़िज़ाएँ ऐसी हो जाती हैं जो हेपारिन यानी हेपारिन की मकदार से बढ़ जाती हैं और वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो वो बाज़ों का थ्रोम्बोसिस यानी खून के अंदर सुद्दे बन जाना या खून के जमने की कैफियत को पैदा कर देते हैं। इसके अलावा एक इसमें जिगर में ये भी खूबी पाई जाती है कि ये हमारे दफ़ाई निज़ाम जो है, जी जी, अमराज से महफूज रहने का जो हिस्सा है, इम्यून सिस्टम इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसी की वजह से हम मुख्तलिफ़ अमराज से, चूँकि ये जहरीले मादों को ख़त्म कर देता है, जी जी, और इसमें पैदा होने वाले और जिस्म के अंदर खून में शामिल होने वाले जो WBC हैं, सफ़ेद खलियात हैं, वो बाहर से आए हुए मुख्तलिफ जो बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस हैं, उन तमाम को ये किल कर देते हैं, खा जाते हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से हमेशा खून की भी सफाई इसके साथ होती रहती है, जहरीले अज्जा को भी ये अलहदा कर देता है, और ग़िज़ा को जिस्म के हिस्सा बनने के अमल में हर किस्म की जिगर के अंदर तहरीक होती है। जिगर के अंदर ये खूबी भी पाई जाती है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से ज़ियाबितस, शुगर जिसे कहते हैं हम, उसको कंट्रोल करने के लिए और उससे बचाव की तमाम तदाबीर इसमें मौजूद होती हैं। अच्छा जी। जिगर के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में एक मादा पाया जाता है जो ग्लूकोज से बना हुआ होता है, और जिस वक्त जिगर जिस्म को ज़रूरत होती है, लुबलबा के ज़रिए से इसमें तहरीक पैदा होकर ग्लाइकोजन ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करके जिस्म को फ़ौरन सप्लाई हो जाती है उसकी, और जिसमें खून का ग्लूकोज का जो लेवल है वो बराबर हो जाता है। इस तरह जिगर जो है ये मुख्तलिफ़ यानी अंदाज से हमारे जिस्म में ऐसा किरदार अदा करता है जिससे इंसान सेहत से, बीमारियों से भी बच जाता है, जी जी, और सेहतमंद भी रहता है। हकीम साहब, बड़ी ज़बरदस्त रोशनी डाली आपने जिगर के किरदार पे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिगर की बड़ी बीमारियां कौन सी हैं जो आजकल हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं? क्योंकि हमारी ग़िज़ाई जो खाने पीने के मामूलात हैं उनमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। पहले सादा ग़िज़ा होती थी, इंसान दही इस्तेमाल करता था, दूध इस्तेमाल करता था, लस्सी इस्तेमाल करता था, और उसके साथ जो घी इस्तेमाल किया जाता था
वो भी जानवरों के जिस्म का एक हिस्सा होता था, यानी दूध से निकलता था। वो हमारे लिए एक बहुत ऐसी ग़िज़ाएँ होती थी जिनको हम बड़ी आसानी से हमारा जिस्म कबूल कर लेता है। बिल्कुल सही। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ नुकसानदेह असरात भी नहीं होते थे। आज उनकी जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं जिनकी वजह से जिगर अपने फ़ेल को ही पूरी तरह अदा करने से कासर हो जाता है। जैसा कि जितनी भी रिफ़ाइंड चीज़ें जो हैं जी जी, जिनको यानी साफ़ दर साफ़ किया जाता है, बिल्कुल सही। मसलन आयल हैं, हाँ, बिल्कुल। सादा अगर आयल हम इस्तेमाल करते हैं, और पुराने वक्त में हमारे माशरे के जितने लोग थे वो इस्तेमाल करते रहे हैं और उस वक्त वो नुकसान नहीं देते थे। बिल्कुल। वजह सिर्फ यही थी कि उनको सफाई के उन मराहल से नहीं गुजारा जाता था जिनको आज जिनमें से गुजार कर तेल को साफ़ किया जाता है, फिर उससे घी डालडा जो है ये बनाया जाता है। इसी तरह फिर इसके साथ साथ चिकनाई के लिए हमारे जिस्म में ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं जिनमें एक नहीं सैकड़ों ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। अच्छा जी। जैसा कि मायोनीज़ है जो चिकनाई का बदल बनाया जाता है, लेकिन इसके अज्जा पर जब हम गौर करते हैं, इंतहाई जहरीले और नुकसानदेह अज्जा जिनको जिगर ने ठीक करना था वो जिगर तक पहुँचाए जाते हैं। बिल्कुल सही। जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा जिगर अक्सर व बेशतर वो फैटी एसिड्स जो आज हमारे लिए इंतहाई परेशानी का बायस बने हैं कि जिगर बढ़ चुका है और उसमें फैटी तब्दीलियाँ यानी जिगर में शहमी तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी हैं। मगर आज से कुछ वक्त पहले वो लोग भी थे जो यानी पाव नहीं सेरों के हिसाब से, किलो के लीटरों के हिसाब से वो लोग घी पी जाते थे। जी जी, और उनकी सेहत अच्छी रहती थी। देसी घी जिस तरह था, देसी घी दूध में डाल के भी लोग पीते थे। दूध में भी पीते थे और वो तो मामूल है, आज भी कब्ज़ के लिए बेहतरीन दवाई होती है। बिल्कुल। लेकिन देसी घी जो है वो बकसरत पीते थे बिल्कुल। और दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीते थे। दही की मकदार और लस्सी की मकदार का तो उनके यहाँ तवाज़न ही कोई नहीं था, जितनी चाहते थे पी लेते थे। मगर इसके बावजूद जिगर महफूज रहता था, जिगर में बीमारियां पैदा नहीं होती थी। आज जिगर में इस कदर बीमारियां सिर्फ इस वजह से पैदा हो रही हैं कि हमारे अंदर ग़िज़ाओं में बहुत सारी जहरीली चीज़ें मिली हुई हैं और बिलखसूस दूध, फलों की हिफाजत के हवाले से, सब्ज़ियां हैं या इसी तरह उनकी हिफाजत के हवाले से, और फिर ये हमारी तैयारशुदा ग़िज़ाएँ हैं उनकी हिफाजत के हवाले से ऐसी ऐसी जहरीली अद्वियात उनमें चीज़ें शामिल की जाती हैं जो उनको महफूज तो रखती हैं लेकिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मुतासर करके जिगर को बर्बाद कर देती हैं, और जिनकी वजह से जिगर का सबसे पहले अक्सर व बेशतर फैटी लिवर आम है जो बकसरत पाया जाता है। पहली फैटी लिवर बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारी है। दूसरी हेपेटाइटिस के हवाले से अगर गौर करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये जरसूमे जो हैं A, B और C, ये वायरस जो हैं ये हमारे जिस्म में पहुंचकर जिगर में सोजश पैदा कर देते हैं। अच्छा जी। इनमें विटामिन C जरसूमा जो वायरस है वो हमारे जिगर के अंदरूनी खलियात जो हैं उनको मुतासर करता है। अच्छा। बी वायरस जो है ये इसकी बैरूनी लेयर या तह को मुतासर करता है जिसकी वजह से इनमें सोजश हो जाती है। और पुराने अतिबा इसको इस तरह कहा करते थे कि जिगर में सोजश या वर्म जो पैदा हो चुका है वो इल्तिहाब कबद बैरूनी होता था या जल्दी उसकी बैरूनी तह के हवाले से होता था, और इसी तरह अंदरूनी तौर पर उसके खलियात में सोजश हो जाती थी जिससे जिगर का फ़ेल मुतासर होकर जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त में भी कमी आती थी और जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनमें भी तंगी आ जाती थी। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर एक अमीबा पाया जाता है। ये एक जरसूमा यानी जरसूमा है जिसमें जरासीम की अक़साम में से एक है। इस के अंदर तहरीक होती है, अंतड़ियों में पाया जाता है और या का खलियाई होता है। ये जब जिगर तक पहुंच जाता है
तो उस वक़्त जिगर में इसकी वजह से एब्सेस यानी फोड़े या अपने खराज उसे कहते हैं, फोड़ा भी कहा जाता है, ये जिगर में बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और उसमें पस पैदा हो जाती है, उससे भी जिगर बहुत हद तक मुतासर होता है। ये जरसूमा जो है वायरस है, ये जो है ये भी जिगर को बहुत मुतासर करता है। इसी तरह जिगर के खलियात जो हैं इनमें सोजश होकर बाज़ दफ़ा ये सूरत बन जाती है कि सफरा जो जिगर में पैदा होता है और मरारा यानी पित्ता में पहुंचता है, वो पहुंचना किसी वजह से बंद हो जाए तो जिगर मुतासर होकर इसकी साख्त भी मुतासर होती है और पूरे जिस्म में बाइल की मकदार बढ़ जाती है, यानी सफरा की मकदार बढ़ जाती है और खलियात जो इसके हैं वो अपना फ़ेल पूरी तरह अदा करना रुक जाते हैं। जिगर की बाज़ दफ़ा ये सोजश होने के बाद लिवर में फैटी तब्दीलियां होने के बाद जिगर अपनी जगह से बढ़ जाता है और उसकी पहचान ये भी होती है कि अक्सर व बेशतर ये पसलियां जो हैं इनके नीचे बड़ा हुआ तबीब हजरात, डॉक्टर हजरात वो इसे महसूस करते हैं और देखते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो उसमें बड़ा हुआ जिगर साफ नज़र आ जाता है। अच्छा। और जब इसकी सोजश सिकुड़ती है तो इलाहाकी बाफ़त इसमें पैदा हो जाती है। उसके बाद जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसे सिगरुल कब्द का नाम दिया जाता है, लिवर साइरोसिस उसे कहा जाता है, और उसमें जिगर सिकुड़ जाता है और बाद में जरकान पैदा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि पूरी तरह सफराज जो है वो बाइल जो है ये ना पित्ता की तरफ जा सकता है ना अंतरियों की तरफ जा सकता है। ये अमूमी तौर पर देखने में जो आने वाली अमराज हैं उनमें से चंद एक हैं। फैटी लीवर को थोड़ा सा हकीम साहब ज़रा एक्सप्लेन करें, फैटी लीवर क्या चीज़ है? फैटी लिवर असल में बात यह है कि जिगर का एक काम तो ये है कि जिगर के अंदर जब फैट्स पहुंचती हैं तो वो जिगर उनको तहलील करके बाइल की शक्ल देता है। अच्छा जी। लेकिन होता यह है कि जब ये बहुत ज़्यादा मकदार में पहुंच जाती हैं, जैसा कि हमारे जिस्म में खाने पीने के जो हमारी ग़िज़ाई मामूलात हैं उनमें पराठा, पकौड़े, समोसे, घी में तली हुई चीज़ें जब हम ज़्यादा मकदार में पहुंचते हैं तो उनकी मकदार बढ़ जाती है और वो जिगर में पहुंचकर फैट्स की शक्ल में जमा हो जाती हैं। अच्छा जी। दूसरी दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे रिफाइन आटा है, मैदे की शक्ल में जो चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जितनी भी इस्तेमाल होती हैं, मैदे की शक्ल में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं और जब जिगर में पहुंचती हैं तो वहाँ पर इससे ग्लूकोज बनता है। अच्छा जी। और वो ग्लूकोज चर्बी की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो जिस्म ज़्यादा ज़रूरत से ज़ायद होता है, वो जिगर में भी जमा होकर तशहम कब्दी का बायस बनता है और इसी तरह अक्सर व बेशतर ये पेट जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है जी। इसमें भी मोटी तय उस चर्बी की बन जाती है। अच्छा हकीम साहब, ये जो फैटी लीवर है या जो आपने दूसरी बीमारी बताई है हेपेटाइटिस वगैरह, इनकी अलामात क्या हैं? कैसे पता चलेगा अगर इंसान अपना टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहा तो उसे कैसे पता चलेगा बज़ाहिर देख के कि इसको कोई जिगर की बीमारी लाक हो चुकी है? जिगर की इसके लिए ये सबसे पहले देखा जाता है कि अगर किसी बुखार के बाद जी जिस्म के अंदर ऐसी अलामात पैदा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा अगर खराज है यानी फोड़ा बना हुआ है जिगर में तो उसमें सोजश होती है। अच्छा जी। दर्द होता है उसी मुकाम पर। अच्छा जी। और दर्द के साथ उसकी केमिकली जो इसमें जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, जब हम उसका टेस्ट करवाते हैं तो उसमें वो तब्दीलियाँ नुमाया हो जाती हैं। लेकिन ग़िज़ा का इस्तेहाला, ग़िज़ा देर से बहुत हज़म होना, भूख का बर वक़्त एहसास ना हो सकना और अमा का निज़ाम चर्बीली ग़िज़ाएँ जब खाएं हम तो उनका जिस्म के अंदर देर से हज़म होना। अच्छा जी। और उनकी वजह से बाज़ दफ़ा डकार वगैरह ज़्यादा आते हैं, बाज़ वक़्त बदहज़मी की कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन जितनी भी ऐसी शहमी चीज़ें हैं, चर्बीली ग़िज़ाएँ हैं, वो बहुत देर तक हज़म नहीं होती और उनकी वजह से इंसान को पेट में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है, यानी
जब ग़िज़ा हज़म पूरी तरह ना हो रही हो, डकारें भी ज़्यादा आ रही हों, तो उस वक्त बेचैनी की सी कैफियत होती है। अच्छा। इसमें जिगर के अंदर मुतासर होने से बाज़ औक़ात बार बार अजाबत होती है, यानी पाखाने की हाजत होती है। जिगर इस गुर्दों के ज़रिए से पेशाब खारिज होता है। अच्छा। पेशाब के अंदर हम गौर से देखें तो काफ़ी सारे मादे मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा उसमें सफ़रा की, बाइल की, जिसे हम यानी सफ़रावी रंग कहते हैं, वो ज़्यादा मकदार इसमें हो जाती है। पीला रंग, यानी पीला रंग। और इसी तरह इसके अंदर ये कवाम जो है पेशाब का, वो भी बहुत मुतासर होता है। उसमें मुख्तलिफ रसूब होते हैं, यानी कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ दरमियान में रहते हैं। अच्छा। उनसे इसकी पहचान की जाती है कि आया जिगर में कुछ ख़राबी है। अंतड़ियों के अंदर ये तब्दीली आ जाती है, कई दफ़ा असहाल हो जाते हैं, बाज़ मरीज़ों में कब्ज़ की अलामात भी पैदा हो जाती हैं। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि आम आदमी जो इन बीमारियों का शिकार हो जाता है, उसका इलाज ये हर्बल मेडिसिन से मुकम्मल हो जाता है? अगर वो जो बीमारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है या इनिशियल स्टेज पे हो जाता है, जिस तरह आप बता रहे जिगर सुकड़ गया, तो क्या हर्बल मेडिसिन से उसका इलाज मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अमराज जो हैं उनका इलाज मुमकिन है, क्योंकि हदीस में आता है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बीमारी अल्लाह की तरफ से उतारी गई है और उसकी शिफा मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक तबीब या हर्बलिस्ट जो है वो इस हद तक महारत नहीं रखता है कि वो आगे यानी इसमें इलाज कर सके, दवाई की समझ हो, लेकिन बाज़ दफ़ा बड़ी आसानी से उसमें फ़ायदा हो जाता है। अच्छा। जैसा कि खराज जो है, जिगर का फोड़ा जो बन जाना है, हमारी तिब में इसका बहुत आसान इलाज मौजूद है। अच्छा। वर्म जिगर जो है, जिगर की सोजश होती है, जिगर जब बढ़ जाता है, तिब्बी हवाले से इसकी बहुत अच्छा इलाज है। ये लिवर साइरोसिस जो है, जिगर जब सिकुड़ जाता है, उसके लिए भी बहुत सारी अद्वियात दी जाती हैं, ठीक हो जाता है मरीज़, लेकिन इब्तदाई स्टेज। इसी तरह जब जिगर के अंदर सरतान यानी कैंसर पैदा हो जाए, इब्तदाई स्टेजों में उसके इलाज बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। इसी वजह से जब तक इलाज मुमकिन होता है इलाज किया जाता है, लेकिन जब इलाज नज़र आता है कि हमें अब मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसको ट्रांसप्लांट करने की या तब्दील करने की, पैवंदकारी करने की ज़रूरत महसूस की जाती है। हेपेटाइटिस बी सी भी इसमें कवर हो जाता है? बी सी तो वैसे ही बहुत देर के बाद जिगर को मुतासर करते हैं। अच्छा। अगर एक इंसान सेहतमंद ग़िज़ा खाता रहे, अच्छी ग़िज़ा खाता रहे, तो बाज़ दफ़ा तो ये 20-20 साल तक मरीज़ को कुछ नहीं होता। अच्छा, यानी मौजूद है लेकिन इफेक्ट नहीं कर रहा, कुछ खराबी जिस्म में पैदा नहीं। अच्छा जी। देखें, एक आदमी है, उसको जिगर की बीमारी लायक होगी, अगर वो सुबह के वक्त पराठा भी खा रहा है, दोपहर के वक्त वो पकौड़े या इस तरह की घी में तली हुई चीज़ें शामिल कर खा रहा है, रात को बिरयानी का जायका ले रहा है, तो यकीनी बात है कि वो उस आदमी को अगर बीमारी 2 माह के बाद आनी थी, वो 2 माह पहले आ जाएगी। बिल्कुल सही। अगर हम अपनी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी ग़िज़ाएँ बताई गई हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे ना हम, तो इंशाअल्लाह अमराज से बहुत हद तक महफूज रहेंगे। तो हकीम साहब, फिर हमारे नाज़रीन को बताएं कौन सी वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिगर को बहुत सेहतमंद रखती हैं और हमें बीमार होने से बचाती हैं? देखें, हमारे जिस ग़िज़ाओं में इस वक्त कद्दू, टिंडे, तोरियाँ, शलजम, मूली, गाजर, पालक, मेथी, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिस्म में बहुत अच्छी तरह अमल करती हैं और जिस्म में मुख्तलिफ़ अमराज से इंसान को महफूज रखती हैं। और अगर घी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मंसूरुल अज़ीज़ साहब फरमाते थे कि वो अगर घी के बग़ैर ही सालन बना लिया जाए, अच्छा जी, और उसमें ऐसे नज़र आता है जैसे घी डाला गया है, वो मखसूस एक तरतीब बताया करते हैं, तो अगर हम ग़िज़ाओं को उस तरतीब से इस्तेमाल करें और दूसरी मसाला जात के अंदर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे जिस्म में नुकसानदेह असरात ना पाए डालें, केमिकल उसमें शामिल ना हो,
ग़िज़ा मसलन काली मिर्च है, जी। लौंग है, दालचीनी है, जायफल है, जलवत्री है, ये चीज़ें असली हालत में डाली हैं। अच्छा जी। अफसोस तो ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त ऐसी वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी, लेकिन उनसे बाहर ही तेल निकाल लिया जाता है और वो साबित रहती हैं। अच्छा जी। वो साबित रहती हैं और उनमें से तेल निकला हुआ होता है, तो वो उसके अज्जा की तरतीब दुरुस्त नहीं होती। अच्छा जी। तो अगर हम चाहें कि सही ये चीज़ें इस्तेमाल करें और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल मुनासिब हद तक करें, हालांकि अक्सर व बेशतर ग़िज़ाओं के हवाले से ये कहा जाता है कि सुर्ख मिर्च हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जोड़ों के दर्द के लिए सुर्ख मिर्च एक बेहतरीन दवा है। अच्छा जी। और बहुत ही इससे यूरिक एसिड का इस्तेहाला हो जाता है और उसका अखराज आसान हो जाता है। मगर क्योंकि हमारा मौजू जिगर है, हम जिगर के हवाले से देखेंगे, लेकिन इसमें सुर्ख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। सादा ग़िज़ाएँ दूध, दही, लस्सी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हम किसी जिगर के मर्ज़ का शिकार है तो उस सूरत में हमें चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ ज़रूरी है। लेकिन हकीम साहब, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तो खाई प्रोसेस फूड रही है, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? मैं उसके लिए यही कह सकता हूँ कि हमारे नौजवानों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से पुरलुत्फ़ रहें। अच्छा। ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं। अब वो अगर 20 साल के 25 साल के नौजवान हैं तो कल उन्होंने 70, 75, 80, 90 साल की उम्र तक भी पहुंचना है। उनमें वो कवा मौजूद हों जो जिस्म को ताकत देते हैं। वो कैसे रहेंगे? अगर हम इन फास्ट फूड से परहेज़ करेंगे। हराम नहीं है, हलाल हैं, खाई जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी मसलन जैसा कि पहले वक्तों में लोग ज़्यादा, मैं शुरू में कह चुका हूँ कि घी पी जाते थे। कब? इसी तरह की किसी न किसी ऐसी महफ़िल में, वलीमे के मौके पर या ख़ास मौक़ों पर वो लोग इस तरह घी को पीते थे। और जब पीते थे तो उस वक़्त ये अमल किया करते थे कि वो वर्जिश किया करते थे। बिल्कुल। हमारे जिस्म में उस वक्त तक हमें चैन नहीं आना चाहिए जब ज़्यादा मकदार में चिकनाई जिस्म में पहुंच गई है, वो तहलील नहीं हो जाती। हमारे जिस्म में नशास्ता कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ज़्यादा मकदार में हम उनको इस्तेमाल कर चुके हैं, जब तक वो दूर नहीं हो जाते, उनके मुज़िर असरात ख़त्म नहीं हो जाते, हमें चाहिए कि उस वक्त तक हम अपनी यानी इसको तहलील करें, एक्सरसाइज करते रहेंगे। और पेट बढ़ना शुरू हो जाए तो उस वक्त तो फ़िक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में एक रवायत मशहूर है कि पेट जब बढ़ जाता है तो वो पीछे नहीं आता। दूसरी बात इसमें यह है कि औलाद जब बिगड़ जाती है तो वो सीधी नहीं होती। बिल्कुल सही। जिसके लिए पंजाबी में है, बिगड़ी औलाद तो बढ़िया है पेट ये ठीक नहीं। इनको ठीक करने का तरीका यही है कि औलाद के लिए तो बार बार तकाज़े किए जाएँ, उसको इसलाह की कोशिश की जाए। पेट के लिए यह है अपनी ग़िज़ाई एहतियातें पूरी की जाए, चर्बी की मकदार को, शहमियात की मकदार को जितना कम कर दें। और मैं एक आदमी तबीब के हवाले से ज़िक्र करता हूँ कि अगर हम रिफ़ाइन चीज़ें, आयल को या घी को हम जितना रिफ़ाइन करते चले जाते हैं, या दूसरी चीज़ ये है कि ये हम कार्बोहाइड्रेट्स को जितना रिफ़ाइन करते हैं, या तीसरी चीज़ ये है कि मैदा वगैरह के बाद बाकी जो केमिकल्स की चीज़ें हैं, चीनी है, इनको हम रिफ़ाइन करने की बजाय असल हालत में इस्तेमाल करें तो ये नुकसानदेह नहीं है। या सादा सी मिसाल है, अगर हम गौर करें, आटा हमारा मोटा हो, आटा मोटा हो, उसकी रोटी बनी हुई आप ज़्यादा मकदार में भी खा लेंगे, वो नुकसानदेह कम होगी। और उसमें कोशिश की जाए कि गंदम के आटे के साथ जौ का आटा मिला लिया जाए। रिफ़ाइन की मिसाल ये देता हूँ कि आप कोई भी दालें हैं जितनी भी, अगर छिलके के साथ इस्तेमाल करें, काले चने हैं, मूंग की दाल है, माश की दाल है, लोबिया है, इन तमाम को छिलके समेत इस्तेमाल किया जाए तो ये इंतहाई
फ़वाइद की हामिल हो जाती हैं, नुकसानदेह असरात रहते ही नहीं हैं इसमें। बिल्कुल। जब हम छिलका उतार कर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन से ये हम दूर चले जाते हैं। दूध अगर हम सही हालत में पिएं बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जब हम दूध से मक्खन दही के ज़रिए से निकाल लेते हैं तो मक्खन जो है उसमें चिकनाई की मकदार बढ़ जाती है, दूध की निस्बत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अच्छा। और जब हम दूध को मक्खन को घी बना लेते हैं तो उसमें मज़ीद अज्जा जो हैं वो दूर हो जाते हैं, जो कुदरती अज्जा उसमें पाए जाते हैं वो सिर्फ ऑयल की शक्ल में हमारे पास बाकी रह जाता है, उसमें नुकसानदेह असरात बढ़ जाते हैं, फ़वाइद जो हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। ये हमारी चीज़ें तमाम जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उसके जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं उसमें जितनी गैर तबई चीज़ें डाली जाती हैं उनके असरात हैं कि वो फिर जाकर नुकसान देते हैं। इनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। और यहाँ पर एक बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ ये जिस्म को ताकत देने के लिए अमूमी तौर पर ख्याल किया जाता है कि जूस पीने से तबीयत बेहतर हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त हम जूस पीते हैं आर्जी तौर पर हमें इंतहाई सुकून सा महसूस होता है, तबीयत बेहतर लगती है, लेकिन ये जूस इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये सिर्फ बीमारों के लिए हैं जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अच्छा जी। सेहतमंद आदमी को सही फल खाना चाहिए, बिल्कुल सही, फिर सेहत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि फाइबर हम जब जूस पीते हैं फाइबर की कमी हो जाती है जिस्म में, कब्ज़ रहती है, और जब कब्ज़ होती है तो फिर जगह जगह हम हकीमों के पास, मुख्तलिफ अतिब्बा के पास, मुआलजीन के पास जाते हैं और कब्ज़ की दवाएँ लेते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बड़ी तफसीली हमें नसीहतें भी की और जो है बीमारियों से बचने का तरीका भी बताया। जी मौजूद नाजरीन, हकीम साहब के मुताबिक अगर हम नाकस ग़िज़ा से बचेंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे तो हम ना सिर्फ जिगर की बीमारियों बल्कि हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।